नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के प्रांत अध्यक्ष सुभाष सक्सेना द्वारा अवगत कराया गया कि शिक्षकों और अध्यापकों की मांगों के संबंध में पूरे प्रदेश में कलेक्टरों के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा। शिक्षकों की प्रमुख मांगे पुरानी पेंशन बहाल, पदोन्नति, पदनाम, कमोन्नति, समय मान, वेतनमान, केंद्रीय वेतनमान, गृह भाड़ा भत्ता, अनुकंपा नियुक्ति के प्रयोगशाला शिक्षक के पद पर लगाई गई रोक तुरंत हटाई जाए और अन्य अतिथि, गुरुजी आदि समवर्गों की मांगों के संबंध में ज्ञापन दिया जाएगा। इसके बाद 24 सितंबर को एक दिवसीय धरना भोपाल में दिया जाएगा। जैसे मध्य प्रदेश के सभी जिलों के पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। सरकार द्वारा हमारी मांगे नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल के बारे में निर्णय लिया जाएगा। सारे शिक्षक नाराज हैं शिक्षक दिवस के दिन। कुछ भी हर संवर्ग के शिक्षक नाराज हैं, अतिथि हैं, गुरुजी हैं और हमारे अध्यापक हैं, प्राचार्य, मतलब ऐसा कोई सा भी नहीं है। मांगों का हमारे अंबार लगा हुआ है। सर 2023 में चुनाव भी है, शिक्षक की बहुत अहम भूमिका रहती है। जी। आगे किस प्रकार से इसको देखते हैं आप? हाँ, इसके बाद हम 24 सितंबर को एक दिन का पूरे मध्य प्रदेश के 52 जिलों से लोग आकर भोपाल में धरना देंगे। इसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल के बारे में निर्णय लिया जाएगा। ठीक। सर अपना परिचय दे दीजिए। सुभाष सक्सेना, प्रांत अध्यक्ष मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस। सर जो 14 तारीख को आप ज्ञापन देने जा रहे हैं, किन मुद्दाओं को लेकर ज्ञापन है, क्या क्या मुख्य मांगे? जी, मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस द्वारा 14 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा। पूरे मध्य प्रदेश के 52 जिलों में एक साथ 4 बजे ज्ञापन दिया जाएगा। उसमें हमारी प्रमुख मांगे हैं, कर्मचारियों की जो पुरानी पेंशन जो थी उसको बहाल किया जाए और शिक्षकों के संवर्गवार पदोन्नति की जाए, समयमान, वेतनमान किया जाए और अध्यापक और गुरुजियों की वरिष्ठता प्रदान की जाए, क्रमोन्नति का लाभ दिया जाए एवं योग्यता एवं अनुभव के आधार पर अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण किया जाए। इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों की भांति महंगाई भत्ता और HRA दिया जाए। सेवानिवृत्त शिक्षक जो हमारे हैं उनको भी केंद्रीय वेतनमान एवं महंगाई भत्ता दिया जाए। दूसरे जो हमारे अनुकंपा नियुक्ति के जो लोग हैं, प्रयोगशाला शिक्षक के पद पर जिनकी नियुक्ति हो गई थी और उन पर शासन द्वारा जो रोक लगा दी गई है, उस पर रोक हटाने से संबंधित बिंदु भी रखा जाएगा। इसके अलावा पहले जो शालाओं में जो हम ये सभी कार्यों के लिए जो अनुदान वगैरह, कंटेंजेंसी, मरम्मत इत्यादि का जो बजट दिया जाता था वो अब दिया नहीं जा रहा है, इसलिए उसको भी जो है पहले जैसा दिया जाए। इसके बाद में जो हमारी शालाओं में प्राचार्य और प्रधान अध्यापकों के जो पद रिक्त हैं उनकी तत्काल पूर्ति की जाए एवं CM राइज जो विद्यालय हैं और जो शासन की 15 किलोमीटर के एरिया में बंद करने की योजना है उस पर रोक लगाई जाए। क्या वजह है सर इतनी मांगे अभी तक मांगे पूरी? एक मांग और मैं बताना चाहता हूँ। हम लोगों की मांग है कि हमारी जो 62 वर्ष जो आयु है अधिवासी सेवा, उसको जो है 65 वर्ष की जाए। जी, क्या वजह है कि अभी तक इतनी मांगे आपकी लंबित है? अभी तक हमने अनेक बार ज्ञापन दिए कलेक्टर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, लेकिन हमारी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। शिक्षक को गुरु माना जाता है और लोगों को शिक्षा देता है, फिर भी अनदेखा किया जा रहा है। क्या वजह है कि सरकार शिक्षकों पर ध्यान नहीं दे रही है? अब इस जमाने में कौन गुरु मानता है? वो तो गुरु मानने वाले जो थे वो अब नहीं है। वो किस प्रकार देखते हैं आप इसको? किस प्रकार देखते हैं आप इसको? नहीं, ये है कि गुरु का एक जो शिक्षक दिवस है उस पर औपचारिकता पूरी करके और पूरा कर लिया जाता है। सारे शिक्षक नाराज हैं शिक्षक दिवस। जबलपुर जिले के आदिवासी बाहुल्य इलाकों के लिए आने वाले यूरिया के गायब हो जाने को लेकर राजनीति गर्म हो चुकी है। वहीं गौरतलब है कि पिछले दिनों जबलपुर से आदिवासी बाहुल्य इलाके जैसे मंडला, डिंडोरी आदि जिलों के लिए संभाग स्तर पर यूरिया आया था, जो कि जबलपुर जिले में डिस्पैच हो गया, पर आदिवासी बाहुल्य जिलों तक यूरिया सहकारी समिति तक नहीं पहुंच पाया। बीच में ही 890 टन यूरिया गायब हो गया, जिस पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर संभाग आयुक्त से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कड़ी कार्रवाई करते हुए मामले में दोषियों पर दर्ज करने की बात कही। वहीं कांग्रेस विधायक संजय यादव ने पूरे मामले को लेकर
राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आए दिन घोटाले होते रहते हैं। जी भैया, यूरिया का घोटाला हुआ है, 890 टन यूरिया गायब हुआ है, ये कहाँ देखते हैं? देखो, ये नई बात नहीं है, इनका तो हर साल का काम। जब भी किसानों को खाद देने की बात आती हो, बीज देने की बात हो, परिवहन की बात हो, गेहूं परिवहन की बात हो, इस समय खरीदी की बात हो, इसमें तो घोटाला ही घोटाले। ये बेचारे किसानों को दुधारू गाय समझते हैं कि जब भी ये आए तो ये भ्रष्टाचार की जननी है भारतीय जनता पार्टी, जनक है। वो भारतीय जनता पार्टी 210, आजकल 210 मशीन से भी हाई फाई आ गई। जेसीबी से शुरुआत करी इनने, 200 से 210 आ गई। उससे खोद रहे पैसे, ऐसे खोद रहे, चाहे पोषण आहार घोटाला हो, खाद्यान्न घोटाला हो, डंपर घोटाला हो, व्यापम घोटाला हो, रेत घोटाला हो। घोटालों के अलावा है क्या? मेरे को दिन भर लग जाएगा इनके घोटाले बताने में। मुख्यमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है, अधिकारियों को इसमें जो भी संबंधित अधिकारी उन पर FIR दर्ज करने की। किस पे करेंगे मुख्यमंत्री FIR? छोटा मोटा कोई बाबू को मार देंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री के संरक्षण में तो करते ना अधिकारी है भ्रष्टाचार। उनकी औकात है कि बगैर मुख्यमंत्री के परमिशन के भ्रष्टाचार कर लें। वो तो सब मुख्यमंत्री के संरक्षण में होता है ना। ये तो हाथी के दांत दिखने के और क्या बोलते हैं उसको, मेरे को पूरा मालूम नहीं है, खाने के और दिखाने की और। वो स्थिति है शिवराज सिंह जी चौहान की। सबसे भ्रष्ट तो प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। अभी इमीडिएटली जैसे कि ना हमारे ना कमिश्नर सर, IG सर, उनके ना अभी SP सभी लोगों के ना टीम भी ना हम लोगों ने इसका डिस्कशन किया। उसके बाद इमीडिएटली हमने टीम भेजा है। उसमें उनका ना होलसेल गोडाउन है, उसमें 80 मीट्रिक टन है ना मिला था, और एक और गोडाउन में 40 मीट्रिक टन मिला था। इस प्रकार का अराउंड 120 मीट्रिक टन है ना मिला है। उसमें मंडला, डिंडोरी ना दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैं किनका है ना आवंटित है, वहाँ है ना हमारी टीम के माध्यम से ना गाड़ियों के माध्यम से भेजा जा रहा है, सो किसान को ना यूरिया का ना सही तरीके से अवेलेबल हो सके। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल लेना इस मुद्दे को लेना गंभीर है, मतलब हम लगातार है ना इसको निगरानी रख रहे हैं, इसको है ना हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारी डिस्ट्रिक्ट में ना कहीं भी है ना कोई भी है ना इश्यूज है ना अभी नहीं है, और लगातार हम लोग है ना भविष्य में भी इसको ध्यान रखेंगे। अभी सैटरडे हम लोग ने सभी कृषक संगठन के साथ भी है ना एक डिटेल्ड है ना मीटिंग किए हैं, उनके एक इश्यूज का हम लोग ने चिन्हित किए हैं। हम लोग है ना इंश्योर करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश अनुसार यूरिया का है ना आर्टिफिशियली है ना मतलब कोई भी कमी है ना कहीं भी ना हो, मतलब उनकी ऐसे कितने भी समस्या है कोई भी है ना गड़बड़ करने के लिए कोशिश करेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। संभाग के आदिवासी बहुल जिलों के लिए जो ट्रैक पहुंचा था यूरिया का, वो जबलपुर से संभाग मुख्यालय से डिस्पैच तो हुआ, लेकिन संबंधित जिलों तक पहुंचा नहीं। इसको किस तरह से लेते हैं आप? नहीं, अगर ऐसा है तो ये गंभीर बात है, और जितना मुझे मालूम है माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर बहुत कड़ाई से जांच करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं, और एक बार जांच पूरी होगी तो सारी स्थितियां सामने आ जाएंगी। कमलनाथ आरोप लगा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में लगातार घोटाले दर घोटाले हो रहे हैं। पहले पोषण आहार घोटाले का एक आरोप CAG रिपोर्ट के बिना पर लगाया, और अब यूरिया घोटाला, और कह रहे हैं घोटालों का प्रदेश बनता जा रहा है मध्य प्रदेश। दुर्भाग्य से आरोप कौन लगा रहे हैं? आरोप वो लगा रहे हैं जिनकी सरकार को घोटालों और भ्रष्टाचार के लिए जाना गया है, और वो ये कहें तो ये शोभा नहीं देता। मध्य प्रदेश की सरकार पूरे पारदर्शिता के साथ काम कर रही है, जनता की सेवा के कार्यों में लगी है, योजनाएं जनता तक पहुँचें इसके लिए प्रयास कर रही है, और कहीं अगर कोई गड़बड़ी सिस्टम में दिखाई देती हैं तो उसके लिए कड़ी कार्रवाई हो, ये मुख्यमंत्री जी हमेशा निर्देशित करते हैं। विधानसभा में लगातार उठाने की एक बात PCC चीफ की ओर से की गई, और कहा गया कि तमाम घोटालों को उजागर करेंगे। उठना चाहिए, अगर कोई बात है तो करना चाहिए, लेकिन विधानसभा में मुद्दा उठाकर पलायन नहीं करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए, उस पर चर्चा भी करना चाहिए, उसकी चर्चा को सुनना भी चाहिए। लेकिन कांग्रेस की नीति ये रहती है कि मुद्दा छुआ, उसको उठाया, और उत्तर सुनने के पहले वहाँ से पलायन कर लो या भाग लो। भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान यूरिया घोटाले पर, कहा दिन ब दिन कोई ना कोई घोटाला सामने आ रहा है, और भी घोटाले सामने आएंगे। जहां देखो वहां भ्रष्टाचार का सिस्टम बना हुआ है, मंत्रालय तक भ्रष्टाचार बना हुआ है। अगला साल घोटाले का साल रहेगा। यूरिया मामलों को विधानसभा का सत्र में उठाएंगे। गरीब बच्चों के साथ जो किया, क्या इससे माफ़ किया जा सकता है? FIR पर बोले
ये फॉर्मेलिटी बन गई है। यहाँ सब दबाने और छिपाने का काम करेंगे। यूरिया किसानों को नहीं मिला, बीज नहीं मिला, सोसाइटी को नहीं मिला। हम अपना आरोप पत्र और वचन पत्र तैयार करें, अगले 6 महीने से ही प्रकाशित करेंगे। दिन पर दिन कोई ना कोई घोटाला सामने आ रहा है और अगले 12 महीने में बहुत सारे घोटाले सामने आएंगे। अभी पोषण आहार का घोटाला हुआ, हमारे सीएजी रिपोर्ट आई, उसमें जिस प्रकार की चीज़ें उन्होंने सामने लाई हैं, ट्रक या स्कूटर, ये सब तो बहुत छप गया है, तो मैं इसमें जाना नहीं चाहता। पर आज खाद की बात हो, बीज की बात हो, जहाँ देखो एक भ्रष्टाचार की व्यवस्था बनाई हुई है, ये एक सिस्टम बना हुआ है, पंचायत से लेके मंत्रालय तक भ्रष्टाचार। और मेरे पास तो बहुत सारी और चीज़ें आई हैं भ्रष्टाचार की, पर ये सामने अभी प्रकाशित होंगी। अगले 12 महीने घोटालों का साल रहेगा, घोटालों का साल। 1 ईयर ऑफ घोटालास, इनके 18 साल के घोटाले जो इन्होंने सिस्टम बनाया था, ये अब सब इसकी ये खुल रही है, ये इसका खुलासा होने वाला है। और इस पोषण आहार में तो शिवराज जी खुद इसके मंत्री थे। जब ऐसा घोटाला आया सामने, उनको तो अपनी इस्तीफा दे देना चाहिए था। जिसके मंत्रालय में इस प्रकार का घोटाला हुए, बच्चों के साथ, गरीब बच्चों के साथ, ये क्या इसे माफ किया जा सकता है? चलिए, अभी ये अखबारों में छपा है 3 करोड़ रुपए के अधिक का 890 टन यूरिया गायब, समितियों तक नहीं पहुंचा। तो जबलपुर को लेकर मुख्यमंत्री ने बैठक भी की थी, जहां भेजना था यूरिया वहां पहुंचे ही नहीं है। आज बैठक, आज सुबह 7 बजे एफआईआर करने के आदेश दिए साहब। देखिए, ये सिस्टम बना हुआ है, ये एफआईआर तो एक फॉर्मेलिटी बन गई है। हाँ, क्योंकि ये तो केवल पुलिस, पैसा, प्रशासन का अब अगले 12 महीने उपयोग करेंगे, दबाने और छिपाने का काम करेंगे। पर आम जनता इसकी गवाह है। आज हर वर्ग दुखी है। जनता में को आज ये समझाने की बात नहीं है। जो ये छपेगा, आप क्या सोचते हैं कि यूरिया किसानों को नहीं मिला, बीज नहीं मिला, सोसाइटीज़ को जो मिलना था बीज और यूरिया, आज हमारा लहसुन, प्याज जा रहा है 4 रुपए में, 1.5 रुपए में लहसुन को फेंकना पड़ा। ये हालत है पूरी। इसमें से 6 तो छिंदवाड़ा में ही है। हाँ, 6 तो छिंदवाड़ा में ही है, और इसीलिए मैं छिंदवाड़ा जा रहा हूँ। मैं जाऊँगा 5-6 दिन बाद। सर, टिकट का क्राइटेरिया होगा, क्योंकि आपने जैसा कहा था कि जो संगठन में काम करेगा वो चुनाव नहीं लड़ेगा। इसी फॉर्मूले को बीजेपी भी अपनाती हुई नजर आ रही है। देखिए, ये लक्ष्य हमारा ये है, पर इसको पूरी तरह हम फॉलो करेंगे ये नहीं हो सकता कि कभी हमें जाति समीकरण देखना है, हमें जीतने वाला देखना है। जो हम सर्वे करेंगे, आज बहुत सारी जगह छपा दिखाया गया कि कोई सर्वे किया गया, ये महाबोगस बात। कोई अभी सर्वे नहीं होता। हाँ, सालों पहले कोई सर्वे नहीं किया जाता। ये तो उचकाने की बात। ये पता नहीं ये जिन्होंने भी इसको प्रकाशित किया, टीवी हो या प्रिंट मीडिया हो, ये बहुत गलत किया, क्योंकि ये सबको हारते हुए बता दिया। अब हारते हुए बता दिया तो दूसरी जगह से 10 उम्मीदवार बन गए उधर से, और उनको हारते हुए बिल्कुल, मैं जानता हूँ बहुत सारे ऐसे नाम है बिल्कुल हालात में हारते हुए नहीं है, जीतते हुए। छिंदवाड़ा रोटरी क्लब द्वारा विश्व साक्षरता दिवस पर नेशन बिल्डर्स अवार्ड सेरेमनी का आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल
सुश्री अनुसया उइके ने जिले के ग्रामीण अंचलों में अध्ययन करवाने वाले और अपने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि मैं सभी सम्मानित शिक्षकों को बधाई देता हूं। आपके उत्कृष्ट कार्य से आपको यह शिक्षा के क्षेत्र का नेशनल बिल्डर अवार्ड मिल रहा है। आगे भी इस तरह ऊर्जावान बने रहें और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करें। उन्होंने कहा कि आप सभी शिक्षक आज सम्मानित इसलिए हो रहे हैं। आज रोटरी क्लब के द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले हमारे सभी ऐसे शिक्षकों का सम्मान मेरे द्वारा किया गया। उन तमाम शिक्षकों को मैं बहुत उन्हें बधाई देती हूँ और उनका नमन भी करती हूँ। साथ ही रोटरी क्लब के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम को भी मैं बधाई देना चाहती हूँ कि आपने ऐसे शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी के जन्मदिन के अवसर पर आपके क्लब द्वारा उन्हें सम्मान किया। मैं क्लब को भी बहुत उन्हें बधाई देती हूँ। और शिक्षक ही ऐसे हैं, मैं समझती हूँ कि स्वयं जलता है और दूसरों को वो अपना उजाला देता है, और जिसके कारण ही आज देश शिक्षा के क्षेत्र में देश और दुनिया में आज हमारा भारत देश जो है आगे बढ़ रहा है। और शिक्षकों की ही शिक्षा से हम आप जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले, चाहे सामाजिक क्षेत्र के लोग हों या प्रशासनिक क्षेत्र के लोग हों या चाहे राजनीतिक क्षेत्र के लोग हों, उनकी शिक्षा, उनका व्यवहारिक ज्ञान और समाज में एक कार्य करते हुए आज विभिन्न क्षेत्रों में आज वो कामयाबी के साथ साथ सम्मान भी पा रहे हैं। तो आज जो कुछ भी मैं अपने आप को मानती हूँ कि मेरी शिक्षा दीक्षा छिंदवाड़ा जिले से हुई, और आज यहीं से, जिसकी मेरी अपनी कल्पना नहीं थी कि मैं एक राज्यपाल के रूप में कभी पहुँचूंगी, तो मैं ऐसे मौके पर तमाम शिक्षकों को मैं प्रणाम करती हूँ। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के 1 साल होने पर आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन का बयान। हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रदेश का पालन करते हुए आयोग ने अपनी फर्स्ट रिपोर्ट पेश की। निकाय चुनाव की देरी के लिए पूर्व सीएम कमलनाथ को बताया दोषी। प्रदेश के पिछड़े वर्ग की सामाजिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए सर्वे और शोध किया जा रहा है। इसके बाद ओबीसी के आर्थिक उन्नयन के लिए शैक्षिक संस्थाओं और शासकीय निजी सेवाओं में पिछले वर्षों के आरक्षण के लिए सरकार को सुझाव दिए जाएंगे। मुझे लगता है मैं अपनी बात को नहीं समझा सका। सर्वाधिक ओबीसी पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में हमारी जानकारी के अनुसार बालाघाट में 68.9, सबसे कम अलीराजपुर झाबुआ में। आप जानते हैं हमारे अनुसूचित जनजाति का वर्ग क्यों बहुत है। हाँ, उसी अनुपात अनुपातित। जैसे उदाहरण के लिए बहियर विधानसभा क्षेत्र में बिरसा एक ब्लॉक आता है, बहियर ब्लॉक एक आता है, और परसवाड़ा भी आता है बहियर तहसील में। तो यहाँ पर दो जो जिला परिषद कॉन्स्टिट्यूंसियाँ हैं वो सामान्य अथवा ओबीसी के लिए, और 4 जो कॉन्स्टिट्यूंसियाँ हैं वो एसटी के लिए। सभी को शुभकामनाएं, बधाई। आज भगवान गणेश जी का विसर्जन है और रिद्धि सिद्धि के दाता ने हम सबको शक्ति दिया है, और आगे माँ दुर्गा की उपासना है। अग्नि बधाई। मित्रों, 15 अगस्त 2021 को महामहिम राज्यपाल महोदय ने गजट नोटिफिकेशन कर ओबीसी वेलफेयर कमीशन का गठन किया।
और उस कमीशन का चेयरपर्सन का दायित्व मुझे मिला। कुछ दिनों बाद मेरे मित्र विधायक प्रदीप पटेल और कुछ माह बाद मेरी बहन कृष्णा गौर जी सदस्य के रूप में आयोग के मनोनीत हुए। तदुपरांत हम लोगों ने काम किया। 2 सितंबर को 1 वर्ष पूरा हुआ। आज हम 9 तारीख में हैं। मैं कहना चाहता हूं कि 1 साल में आयोग ने अपने दायित्वों का विषम परिस्थिति में कोरोना के दौर में निर्वहन करते हुए जो सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था और जो संकल्प सर्वमत पारित हुआ था, ओबीसी के रिजर्वेशन के बगैर नहीं होंगे इलेक्शन, उसको प्रामाणिकता करने में, उसको पूर्ण करने में हमने एक छोटी सी भूमिका का निर्वहन किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने पहले दिन हमें कहा कि गो टू इलेक्शन, राज्य निर्वाचन आयोग को और राज्य सरकार को कि बिना आरक्षण के आप चुनाव कराइए, ओबीसी का आरक्षण के आपके पास में कोई प्रामाणिकता नहीं। जब मैंने प्रामाणिकता के दस्तावेज हमारे वकील साहबानों ने प्रस्तुत किया तो माननीय 2 बेंच के न्यायाधीशों ने अपने फैसले पर पुनर्विचार किया और आप सब जानते हैं कि 50% की सीलिंग को रखते हुए 35% तक इकाई से आरक्षण हमको मिला है। नगर पालिका परिषद चंदेरी में नवनिर्वाचित परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षद गणों का शपथ ग्रहण और पदभार ग्रहण समारोह नगर पालिका परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी द्वारा आसपास क्षेत्र के विधायक व नेतागण मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह और कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक गोपाल सिंह चौहान द्वारा की गई। परंतु खास बात देखने में आई कि नगर पालिका परिसर में आयोजित कांग्रेस पार्टी के शपथ ग्रहण समारोह में भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी मंत्री, राज्य मंत्री, जिला अध्यक्ष सहित किसी भी कार्यकर्ताओं के इस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी द्वारा आमंत्रण देना उचित नहीं समझा गया, जिसकी भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा कर इस कार्यक्रम में न आने का बहिष्कार किया। चौहान जी के नेतृत्व में जो नई नगर परिषद बनी है, उन पार्षदों का अध्यक्ष का शपथ ग्रहण कार्यक्रम किया गया था और आज हमने मन से आश्वासन दिया है कि जो हमारे 2100 वार्ड चंदेरी शहर के हैं, मैंने खुद मन से कहा कि मेरे अनुसार चंदेरी हमारे पूरे प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी है और यहाँ के विकास के लिए ऐसा विकास जिसमें यहाँ की पुरानी अमरत है वो भी अच्छा विकास हो और साथ में जो मूलभूत सुविधाएं चाहे पेयजल की हो, चाहे कुटीर की हो, चाहे अन्य कुछ जो मांगे शहरवासियों की है, उनको हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं। प्रतिदिन बजट की आपको मिले, वो हमारी प्राथमिकता रहेगी और इसके अलावा जो एक गरीब निर्धन परिवार है उन पर सबसे पहले काम हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। आज शपथ ग्रहण के दौरान प्रशासनिक अधिकारी मौजूद नहीं दिखाई दिए। सर, बिना सीएमओ के जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, जबकि 3-4 सीएमओ मौजूद थे, क्या कहेंगे? ये आपको उनसे पूछना चाहिए। देखिए ये जिला ऐसा है और आज तो देखना होगा आज स्थिति क्या बन गई है मध्य प्रदेश शासन की। अगर स्वयं पंचायत मंत्री जी कह रहे हैं कि मुख्य सचिव निरंकुश है, प्रशासन निरंकुश है, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? कहने का मतलब ये है कि आज भाजपा के राज में खुद जो यहाँ के कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री अशोकनगर के हैं, वो हर दिन कह रहे हैं कि ना सुनना कलेक्टर साहब कर रहे हैं, कलेक्टर मैडम कर रही हैं, ना CS साहब कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हो गया है कि जो ये सरकार है, ये खरीदी हुई सरकार है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि हमारे राज्य मंत्री और पदाधिकारियों का आमंत्रण पत्र में नाम नहीं लिखा हुआ है। सांसद जी का नाम था और इस बारे में आपका क्या कहना है? आपने कार्ड देखा, सांसद जी का नाम जी, सांसद जी का, प्रभारी मंत्री का नाम था, और किसका नाम लिखते हैं हम? पहले जो लोग ये बात कह रहे हैं आपको, वो स्वयं ये बात का उत्तर दें कि डॉक्टर KP यादव जी
जो सांसद हैं उनको वो कितना मानते हैं ये बता दें, क्योंकि आखिर वो स्वयं आज परेशान है। जिनको उन्होंने हराया वही सिर पे आके बैठ गए। सिंह का भी नाम था। तो कहीं ना कहीं उनको इस बात का एहसास होना चाहिए है। और मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि कार्ड में जो स्टूडेंट हुआ था अशोकनगर में मंत्री का नाम ही नहीं, वही इटारसी से रजनी देवी, गीता, हेमलता, मंजू पटेल, पुष्पा, रिया, सीमा, रीता, लहरे, कविता, कृष्ण, लता, शोभा, अनीता, सुमन, शांतिबाई, रानी, मेना, मुन्नी, कटारे, रीता कहारे, मोहिनी बाई, सुनीता, गीता, कमलाबाई आदि महिलाओं ने CL राठौर राष्ट्रीय महामंत्री और मध्य प्रदेश संगठन प्रभारी वाल्मीकि समाज अधिकारी कर्मचारी संघ भारत के नेतृत्व में आज DM रेलवे ऑफिस पहुंची, जहां पर उन्होंने आवेदन देकर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने आवेदन में बताया कि सुपरवाइजर को हटाया जाए और सभी 200 कर्मचारियों को नियमित काम पर रखा जाए और हमें पूरे माह का वेतन दिलाया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम सब मिलकर आंदोलन करेंगे। इसके लिए जिम्मेदार समस्त शासन प्रशासन होगा। इसकी सूचना थाने में भी दी। मैं रजनी डागर। सर जी, हम इटारसी से आए हैं और हमें सुपरवाइजर बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे हैं इटारसी में। नाम बताओ। ये है धर्म आर्या और जित्तू राठौर और पिंटा भद्रेली और विक्रम डागोरिया। सर जी, ये हम लोगों से काम तो नहीं करवा रहे हैं, हम लोग को भगा रहे हैं काम से। और ये लड़कों से काम करा रहे हैं, उनसे 2-2 हज़ार रुपये हर महीना ले रहे हैं। सुपरवाइजर उनसे कार्रवाई करते हैं तो कहते हैं नेतागिरी मत बताओ, घर जाओ। तो देखो परमानेंट तो वहाँ कोई नहीं, सभी ठेकेदारी के कर्मचारी हैं। वहाँ ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि भाई सुपरवाइजर अमर है या लेबर अमर है ना। सुपरवाइजर अपने ठेकेदार के ऊपर है, सुपरवाइजर किसको रखना है, लेबर किसको रखना है, मैं मानती हूँ उस बात को। लेकिन नियम अनुसार रखे ठेकेदार, जो भी कर्मचारी या सुपरवाइजर। यदि वो नियम बताते हैं तो सभी के लिए बराबर बताएं, अन्यथा हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और आगे विवाद बढ़ने की भी समस्या हो सकती है, तो हमने RPF GRP में भी आवेदन दे के रखा है। भाई नाम बताइए। मेरा नाम रानी मेना है, मैं इटारसी से सफाई कर्मचारी, रेलवे स्टेशन इटारसी से। हम यहाँ DRM साहब से मिलने आए हैं। रेलवे स्टेशन पर जो ठेका हुआ है उस पर रेगुलर कर्मचारियों को नहीं रखा जा रहा है, अन्यथा उनके रोजगार छीने जा रहे हैं। हम ठेकेदार से मिलने के लिए ठेकेदार से भी अपील की थी, ठेकेदार हमसे नहीं मिलता है आके, इसके कारण हमको ये कदम उठाना पड़ा। सभी महिलाएं बेघर हो गई हैं, लाचार हो गई हैं, बेरोजगार हो गई हैं, इसलिए हम लोगों को DRM साहब का सहारा लेना पड़ रहा है। हम सभी महिलाएं आवेदन देने आई हैं, कम से कम 20-25 महिलाएं, हमको रेगुलर काम पे लिया जाए। क्या बोला ADM साहब ने, क्या बोला? DM साहब ने तो झूठा आश्वासन लग रहा मुझे। खैर उन्होंने हमने रिसीव दे दी है इनकी DRM साहब ने। क्या समस्या क्या है? समस्या ये है कि सभी महिलाओं को रोजगार दिया जाए और ठेकेदार हमारी बात सुने आगे। भाई ADM साहब ने यही बोला है कि ठेकेदार से बात करिए आप। तो ठेकेदार से बात करने के लिए हमने तो SS साहब से भी फोन लगवाया था, लेकिन ठेकेदार हमसे नहीं मिल रहा है। इसके कारण हमको DRM साहब से मिलना पड़ रहा है। और DRM ऑफिस में आए हैं, तो अभी DRM ऑफिस में हम खड़े हैं और हमारी मुलाकात नहीं है अभी DRM साहब से। और हम चाहते हैं, हम आए हैं तो DRM साहब से 5 मिनट के लिए हमें समय दें और हम महिलाओं से खड़े होकर बात करें, हमारा आवेदन स्वीकार करें और हमें जो पावती दी गई है और अभी उस पर आदेश करें। जो भी है DRM साहब के क्या बोल रहे हैं, हमारी यही मांग है कि ये लेबर बढ़ाए। हम 130 आदमी बेघर हो गए, 200 आदमी थे और 70 आदमी में काम चला रहा ठेकेदार। बस हमारी मांग यही, या तो यह ठेका रद्द हो या लेबर बढ़ाए। क्या मामला? मैं CL राठौर, राष्ट्रीय महामंत्री वाल्मीकि समाज अधिकारी कर्मचारी संगठन से हूँ मैं। और ये जितने भी इटारसी रेलवे स्टेशन पे सफाई कर्मचारी हैं, ठेकेदार के द्वारा इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। और वहाँ के सुपरवाइजर है जो क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, जिनके 10-10, 20-20 केस थाने के चल रहे हैं। मतलब उनको सुपरवाइजर क्यों रखा गया इन ठेकेदार ने? तो इस ठेकेदार का या तो ठेका खत्म किया जाए या सुपरवाइजर को बदला जाए। और इन्हीं महिलाओं में से सुपरवाइजर जो सीनियर है उनको सुपरवाइजर रखा जाए। इनको काम का अनुभव है, मतलब है। जैसे रजनी डागर है, रेखा अपने राधा
रानी मैना जी हैं, जो हमारे यहाँ वहाँ के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं सामाजिक के, और मेरे संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। मुझे फ़ोन आया 3 दिन से, मैंने वहाँ स्टेशन मास्टर से भी बात करने की कोशिश की। स्टेशन मास्टर ने कोई बात का मुझे ठीक से रिप्लाई दिया। राठौर जी आप आइए, आप बैठते अपन चाय पीते हैं और फिर इसका रास्ता निकालते हैं। ठेकेदार को फ़ोन लगाने की कोशिश किया, ठेकेदार ने 3 बार फ़ोन लगाया, उसने फ़ोन भी नहीं रिसीव किया मेरा। मतलब अभी मेरे को ठेकेदार का नंबर सही प्रकार का मिला है। अभी और भी इन लोगों से बात करेंगे और मैं बात करूंगा। अगर इनको न्याय नहीं मिलता है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल रेलवे स्टेशन इटारसी में हो सकता है। ये हमारा निवेदन है। हाँ, और 45 रुपए में काम नहीं करेंगे। और ये इनको जो तनख्वाह दी जा रही है, कम से कम आजकल कलेक्टर रेट से तनख्वाह मिल रही है हर कर्मचारी को, हर ठेकेदार के। उससे मतलब इटारसी में क्यों इनको 3 या 4 हज़ार में काम किया जा रहा है, इनका गरीबों को शोषण किया जा रहा है। और जो सुपरवाइजर है, क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, थाने में केस चल रहे हैं, जेल भोग के आए, इनको सुपरवाइजर क्यों रखा गया है? उनका रिकॉर्ड अपने जीआरपी थाने में इटारसी में भी उनका रिकॉर्ड लगा हुआ, उनके फोटो लगे हुए चश्मे। मतलब उनको ऐसे लोगों को क्यों उनके सुपर माता बहनें, हमारी गरीब परिवार की माता बहनें, इनकी इज्जत के से खिलवाड़ किया जा रहा है। मतलब इनको गाली गलौज करके खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसा नहीं होता कोई भी ठेके। तो मेरा यही निवेदन है तो इसको आगे बढ़ाया जाए और जो ठेकेदार का ठेका खत्म किया जाए और इनको रेगुलर ड्यूटी दी जाए, इनको समय से पैसा दी जाए। ठीक है सर। राजधानी भोपाल के शाहपुरा मंडल के कार्यालय का हुआ शुभारंभ। मंडल अध्यक्ष ने मीडिया से चर्चा में बताया कि कार्यालय का मुख्य उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का निदान करने के लिए और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से मंडल कार्यालय का शुभारंभ किया, जिसकी सहायता से हम केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को आम जन तक पहुँचाकर संगठन को और मजबूत प्रदान कर सकें। देखिए लुइस मॉरिस की खास रिपोर्ट। जी महोदय, जैसा कि आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ और क्या रूपरेखा रहेगी, किस प्रकार से कार्य प्रणाली रहेगी संगठन के लिए? जी, भारतीय जनता पार्टी का आज शाहपुरा मंडल भोपाल जिले का कार्यालय ओपन किया गया है। ये कार्यालय हमारे दोनों वार्ड करते हैं। शाहपुरा मंडल में 2 वार्ड आते हैं, 50 एवं 51 वार्ड आते हैं। इसका सेंटर पॉइंट है ये तिलंगा में। एक तरफ राइट साइड हमारे यहाँ 50 नंबर वार्ड है, लेफ्ट साइड हमारा जो है 51 नंबर वार्ड है। उसके सेंटर पॉइंट पे हमारा यहाँ कार्यालय खोला गया है। ये क्षेत्र हमारे लिए तेलंगाना में बहुत सारे काम कर रही है हमारी पार्टी। हमारे पार्षद जी हैं, जी हस्बैंड है, वो जोन अध्यक्ष बन गई हैं उन्हीं, और हमारे वार्ड 50 में हमारी सुषमा भविष्य जी जो है MIC सदस्य बन गई हैं। उनके माध्यम से ये नगर निगम के कार्य बहुत सारे चल रहे हैं और आगे भी होंगे। तो उसके लिए हमने एक पूरे मंडल के साथ चर्चा करके मंडल कार्यालय ओपन करा, ताकि हम लोगों तक ये मैसेज पहुँचा सकें कि हम जो काम कर रहे हैं वो हमारे माध्यम से हो रहा है। क्योंकि आप पिछले 4 वर्षों से कंटिन्यू देख रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ अथक प्रयासों के बोर्ड लग रहे हैं, क्योंकि काम नहीं हो रहा, सिर्फ बोर्ड लग रहे हैं। तो जनता के बीच में सिर्फ बोर्ड लगाने से मैसेज नहीं होता। काम तो भारतीय जनता पार्टी बहुत सालों से कर रही है। सरकार की योजना चल रही है, माननीय मोदी जी, माननीय शिवराज जी की समय से बहुत अभी भी कंटिन्यू जो भी योजना चल रही है उनकी लगातार चलते जा रही है। तो अब ये कार्यालय के माध्यम से हम लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा तक मैसेज पहुँचाएँ और हमारा दोनों वार्ड में जितने विकास कार्य हो सके उससे प्रयास करेंगे। सर, पहली प्राथमिकता किसको देंगे आप? पहली प्राथमिकता किसको देंगे? पहली प्राथमिकता आम जनता को देंगे, पार्षद के माध्यम से। किन कामों को पहली प्राथमिकता? पहले जो नाली की समस्या है यहाँ पर हो रही है, अभी हमने देखा बरसात के सीजन में सीवेज ब्लॉक हो रहे हैं। तो हमने यहाँ माननीय पार्षद जी ने भी अनुरोध करा है लोगों से, ये बोला है कि लोगों ने अपने घर के सामने थोड़ा सा जो सीवेज लाइन थी उसके आगे ब्लॉक्स वगैरह लगा लिए। उनसे निवेदन करा, दुकानों की भी समस्या थी यहाँ पर, तो हमने उनसे निवेदन करा, उन्होंने हमें मौका दिया है। जैसे नगर निगम द्वारा बजट आएगा तो हम वो नाली बनाने का प्रयास करेंगे। एक तेलंगाना की सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ एक सौलाब की समस्या है, लेकिन आजू बाजू कॉलोनी है, किसी के सबके प्लॉट है, तो ये जगह नहीं हो पा रही। व्यापारी से भी हमने मीटिंग करने का, व्यापारी ने भी हमें समय दिया, मीटिंग करेंगे और एक जगह निकालेंगे। तेलंगाना में सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ सुलभ शौचालय देंगे। बताए, आप एक युवा हैं, युवाओं को किस प्रकार से संगठन में और मजबूती मिलना चाहिए? युवाओं को संगठन में मजबूती दी। हम जैसे छोटे से कार्यकर्ता को पार्टी का मंडल अध्यक्ष बनाया, हमें और कितना मौका मिलता है। और किस प्रकार से क्या संदेश देना चाहेंगे संगठन में काम कर रहे युवाओं को? मैं सबसे ये आग्रह करूँगा कि पार्टी की अनेक योजनाएं चल रही हैं, हम लोगों तक पहुँचाएँ। तो जैसे भी युवा मोर्चा का पार्टी ने कार्यक्रम करा, 11 तारीख से चालू होने वाला है यूथ हरा भरा मध्य प्रदेश, तो हम सभी पार्टी के माध्यम से
विजयपुर नगर में बढ़ती चोरियों को लेकर जनता त्रस्त हो चुकी है। हर रोज नई चोरियों ने नगरवासियों की नींद उड़ा रखी है, लेकिन इससे विजयपुर पुलिस पर कोई प्रभाव नहीं। वो चैन की नींद सोती नजर आ रही है। ये हम नहीं, ये लगातार नगर में हो रही चोरियां बता रही हैं। चोर किस तरह विजयपुर में स्वतंत्र घूम रहे हैं। कभी घरों के ताले चटकते हैं तो कभी दिन दहाड़े जेबों से पैसे उड़ाए जाते हैं। गजब की बात तो यह है कि थाना प्रभारियों के लिए चोरी के अपराध है, जबकि चोरी करने का प्रयास का ताला चटकना अपराध नहीं है, क्योंकि थाना प्रभारी सोनपाल ने 5 चोरियों में से सिर्फ एक ही रिपोर्ट लिखी, जिसमें पहले वकील के घर चोरी की घटना के साथ एक जगह और चोरी करने का प्रयास किया गया। दहाड़े चोरियां हो रही हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इससे पहले भी हमारे कमरे बराबरों की चोरी हुई थी, उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई थी। अभी 5-6 चोरियां मंडी में हुई हैं, उनमें कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई सुन ही नहीं रहा। कोई थाने में आवेदन देने जाता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब आगे की क्या ऐसे चलेगा तो फिर कैसे चलेगा, आप बताओ। भाई प्रशासन को सुनवाई तो करनी पड़ेगी ना जनता की। भाई अभी हमने जो ज्ञापन दिया था उसमें ये लिखा हुआ था कि भाई थाने में यही सब सुन नहीं रहे हैं, तो उनको ये तो बदला जाए या उन पर कार्रवाई की जाए। सराज थाना प्रभारी सोनपाल सिंह तोमर की अनियमितताओं को लेकर उनसे परेशान होकर आज मंडी क्षेत्रवासियों ने आपको ज्ञापन सौंपा है, क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ, ये सही है। चोरियों की वारदात अभी कुछ दिनों में बढ़ गई है। इस बात को लेकर जनता में आक्रोश है और चोरी के लिए हम सतत प्रयासरत हैं। इसमें अभी एक वकील के यहाँ बड़ी चोरी हुई थी, वो बरामद हुई है और क्लू के आधार पर जो चोरियाँ हुई है उसके लिए भी हमारा पूरा प्रयास है कि शीघ्रता से बरामद करें और आरोपियों को गिरफ्तार करें। लेकिन जनता का आरोप यह भी है कि चोरी होती है, उसके बाद में उनकी FIR नहीं लिखी जाती है थाने में, थाना प्रभारी उनसे अभद्रता करते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अभद्रता की गई होगी तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। चोरी के मामले में एक ज्ञापन देने के लिए आए थे सर ने ज्ञापन ले लिया तो, लेकिन साहब ये कह रहे थे कि हम क्या करें और पुलिस क्या कर सकती है इसमें, देख तो रही है पुलिस। हमने कहा पुलिस कहाँ देख रही है कि आप घर जाओ, हम तो देख तो रहे हैं, इससे क्या हो सकता है, कुछ नहीं। ऐसे TI ने बोल दिया, ADM साहब ने बोल दिया। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।